हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो एक्सप्रेस में। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग की हमारी यह पहली क्लास होगी। इस क्लास के बाद हम लोग कंटिन्यू तरीके से रीजनिंग को समझेंगे, रीजनिंग का बारीकी से अध्ययन करेंगे और एक एक चैप्टर को, चाहे वह सरल हो चाहे कठिन हो, उसे हल करेंगे और हल करके उस पर अपनी पकड़ बना के उसे मजबूत करके हम लोग सारे जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी है, एसएससी के सारे एग्ज़ाम जैसे एमटीएस है, सीजीएल है, स्टेनो है, सीपीओ है, उसके अलावा जो हमारा हाई कोर्ट वगैरह के एग्ज़ाम हैं, स्टेनो है, क्लर्क है, एपीएस वगैरह हैं, तो इन सारे हाई कोर्ट के एग्ज़ाम जितने भी हैं, उसके अलावा यूपी पीसीएल से जो संबंधित जो एग्ज़ाम हैं, और यूपी ट्रिपल एससी के जो सारे एग्ज़ाम हैं, और यूपी पीसीएस में भी जो यूपी पीएससी में जो क्वेश्चन सीसैट में आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम आसानी से हल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट्स करके अपने मार्क्स बना सकें और अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी को आसानी से पूरा कर सकें। उसके लिए हम लोग रीजनिंग को बेसिक लेवल से समझेंगे और बेसिक लेवल में हम लोग समझ के सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों के पढ़ने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और कॉन्सेप्ट को सबसे जो ज़रूरी इसका तरीका है वह कॉन्सेप्ट को समझना ही है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप आसानी से रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस, वह जितने भी चाहे जितने कठिन हों, वो सारे क्वेश्चंस आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसका बारीकी से अध्ययन करेंगे और उसके बाद सारे क्वेश्चन और आंसर उसके हल करेंगे, सारे क्वेश्चंस, और देखेंगे कि कितनी आसानी से सारे क्वेश्चंस हल करने होते हैं। रीजनिंग पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले रीजनिंग पढ़ने से पहले हमको उसकी कुछ जो चीज़ें होती हैं रीजनिंग की, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इसका नाम डाल दिया है बेसिक इन्फो। और बेसिक इन्फो में हम लोग देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फो जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यानी जो कॉमन जानकारी है वो उसमें मैं दूंगा। तो रीजनिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है हमारी, पहला पॉइंट हमारा है कि 1 से 25 तक के वर्ग तथा वर्गमूल यानी स्क्वायर सबके हमें पता होने चाहिए, स्क्वायर। उसके अलावा वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट पता होने चाहिए। तो 1 से 25 क्या मैं कह दूं, 1 से 30 तक ज़्यादा सही रहेगा। 1 से 30 तक हमको याद होने चाहिए वर्ग तथा उनके वर्गमूल। तो उसके लिए जब हम देखते हैं 1 का स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर कैसे बनता है, 1 का स्क्वायर अर्थात 1 गुणे 1 बराबर 1। फिर 2 का स्क्वायर अर्थात 2 गुणे 2 यानी 4। 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 यानी 3 तियाँ 9। और 4 का स्क्वायर था 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 5 पंजे 25। तो इसी तरीके से हम लोग इस सारणी को लिख लेंगे और इस सारणी को याद कर लेंगे। 1 से 30 तक के वर्ग तथा उनके वर्गमूल। वर्गमूल अगर हमें निकालना होगा तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। तो यह सारणी अगर आप लिख लेंगे तो इस सारणी में आप सबके वर्ग तथा वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप यह सारणी लिख लीजिए, सारे वर्गमूल, ये जो वर्ग तथा वर्गमूल हैं, और इनको आसानी से याद कर लीजिए। उसके बाद जब 30 तक हमारे यह वर्गमूल हो जाते हैं तो हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है, और दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि घन तथा घनमूल। घनमूल चूँकि ज़्यादा हाई संख्या उनकी जाती है, याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम 1 से 20 तक घन तथा घनमूल, क्यूब तथा क्यूब रूट्स। घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब और घनमूल को कहते हैं क्यूब रूट। तो इस तरीके से हम लोग घन तथा घनमूल 1 से 20 तक याद करेंगे। घन अर्थात 1 की घात 3 यानी 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1। फिर 2 का क्यूब निकालना होगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8। 3 का क्यूब निकालना है तो 3 गुणे 3 गुणे
3, 3 3 9, 9 3 27। इस तरीके से हम लोग 20 तक क्यूब रूट निकाल लेंगे और 20 तक इसको आसानी से तैयार कर लेंगे, तो हम लोगों का क्यूब रूट हो जाएगा। तो 1 से 20 तक हमारा क्यूब रूट हो गया। उसके बाद जब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वह होता है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम तथा इसके विपरीत में क्रम। तो क्रम याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं को अंग्रेजी की वर्णमाला जो है ए से जेड तक, उसमें 13, चूँकि उसमें टोटल वर्ड होते हैं 26 अक्षर होते हैं। अब उन 26 अक्षरों को हमको याद करना है, अगर उनका कौन सा वर्णमाला में क्रम है, अर्थात ए पहले नंबर पे आएगा ए, दूसरे पे बी, तीसरे पे सी, चौथे पे डी, पाँचवें पे ई, 6 पर एफ, 7 पर जी। तो इसी तरीके से जब हम लोग नीचे तक जाएंगे, नीचे तक चेक करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा 8 जो है एच, 8वां अक्षर एच है। उसके अलावा 9वां अक्षर हमारा आई है, 10वां जे है, 11वां के है, 12वां एल है, 13वां एम है। और फिर उसके बाद हम लोग इसको विपरीत क्रम में लिखने के लिए उसी के सामने 14वां एन, 15 ओ, पी जो है 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20। इसी तरीके से जेड जो होगा अंत में होगा और वह 26 पे होगा। हम देखते हैं कि यह जो विपरीत वाले क्रम में अक्षर लिखे हुए हैं, इनको दोनों को जोड़ने पे, विपरीत क्रम के अक्षरों को जोड़ने पे इनका क्रम बनता है, इनका योग होता है 27। जैसे हम देखेंगे 13 पे एम है, 14 पे एन है, दोनों को जोड़ेंगे 14 13 27 हो गया। फिर 12 पे एल है, 15 पे ओ है, 12 15 हो गया 27। उसी तरह 11 पे के है, पी 16 पे है, इनको जोड़ेंगे तो विपरीत क्रम का 27। 10 पे जे है और क्यू 17 पे है, तो यह हो गया हमारा 27। तो इसी तरीके से ऊपर तक जब हम इसको जोड़ेंगे तो यह सबको विपरीत क्रम वाले अक्षरों को जोड़ने पे 27 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अगर हमको कोई संख्या ध्यान में नहीं आ रही है, मान लिया मुझे ध्यान में नहीं आ रही कि 12वें स्थान पे एल है, लेकिन हम इसके विपरीत में क्या होगा, तो मुझे पता है कि 12वां एल है, तो 27 में से 12 घटा देंगे, क्योंकि दोनों का योग 27 होता है, तो 12 घटा देंगे, आ जाएगा 15। तो इसका मतलब मुझे 15 पे अगर याद है कि ओ 15 पे है, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके विपरीत में ओ होगा 15वें स्थान पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्रम याद करना होगा, यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनका क्रम याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वर्णमाला को क्रम, सबसे पहले मैंने क्रम लिख लिया। अब इसमें क्या होता है, एक रूल आता है इजोटी रूल, EJOTY, ये इजोटी रूल बोलते हैं इसको। ई का स्थान 5, फिर 5 में 5 बढ़ाया 10 हो गया, 10 में 5 बढ़ाया 15 हो गया, 15 में 5 बढ़ाया 20 हो गया, 20 में 5 बढ़ाया 25 हो गया। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। तरीके से ये 5 जो है मुख्य रूप से याद कर लिए जाते हैं, इस तरीके इजोटी। उसके बाद हम इन सारे जितने भी अक्षर हैं इन सबको एक बार हम लिख के याद करते हैं, और याद करने के बाद इनको बहुत आसानी से, अगर हमें किसी भी तरीके से इनको प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो हमें ये बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मान लिया हम कोई अंग्रेजी की किताब पुरानी कोई भी उठा लेते हैं जिसमें लिख सकें। जैसे उसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, तो हम देखेंगे कि पी का 16 हो जाएगा, उस पर लिखेंगे प्रैक्टिस के लिए। अंग्रेजी का पेपर ले लिया या अंग्रेजी की किताब ले ली, तो उसमें हम लिखेंगे पी का 16, ए का 1, जी का हो जाएगा 7, उसके अलावा ई का 5, एन का 14, ओ का 15, ए का 1, एक का 1 तो है ही, ए अगर है यहाँ पे तो ए का 1। तो इसी तरीके से हम पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी भी इंग्लिश में उसका लिखा हुआ होगा सबको 2-4 पेज जब हम इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा यह रूल जो है, जो क्रम जो है अंग्रेजी के अक्षरों का, यह हमें आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद अंग्रेजी की इन चीज़ों को छोड़ के हम देखते हैं कुछ दूसरी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं अंग्रेजी या फिर किसी भी तरीके से रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन चीज़ों को हम देख, अब उन महत्वपूर्ण चीज़ों में हम देखते हैं
कि अगर हम अंग्रेजी या अगर हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमको देश और उनकी राजधानी याद होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में आपके मैप लगा हुआ होगा। अगर मैप नहीं लगा हुआ, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके घर में भारत तथा आपके राज्य के मैप लगे होने बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए हम मैप में मैपिंग करेंगे। जो देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं और जो महत्वपूर्ण दुनिया के देशों की राजनीति में, जो दुनिया में राजनीति में फेमस देश हैं, उन देशों की राजधानी और उन देशों के बारे में याद कर लेंगे, उनकी राजधानियाँ। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं रीजनिंग की दृष्टि से, आने वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि इनका यूज़ होगा। जैसे जापान की राजधानी टोक्यो, पुर्तगाल की लिस्बन, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, भारत की नई दिल्ली, कीनिया की नैरोबी, फ्रांस की पेरिस, ग्रीस की एथेंस और अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। उसी तरीके से दूसरी चीज़ अगर इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण देखते हैं तो सिर्फ इतने देशों से काम नहीं चलेगा, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश जो जितने भी हैं सारे याद कर लेने हैं। उसके अलावा देखेंगे देश और देशों की मुद्राएं भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे ईरान की मुद्रा रियाल, चिली की पीसो, चीन की युआन, संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉलर, भूटान की निगुल ट्रम, स्पेन की यूरो। तो इसी तरीके से बहुत सारे देशों की मुद्राएं, क्योंकि मुद्राएं स्पेशली जो कई देशों से संबंधित होती हैं और कई सारे देशों की एक ही मुद्रा भी हो सकती है। जैसे रुपया कई देशों की मुद्रा है, डॉलर भी कई सारे देशों की मुद्रा है। अब देखते हैं तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह है राज्य तथा राजधानी का। तो राज्य जो हमारे देश के हैं, हमें सारे राज्यों के नाम और उनकी राजधानियों के नाम, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़, उनके भी नाम हमें याद होने चाहिए रीजनिंग की दृष्टि से। जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, उड़ीसा की भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ और पश्चिम बंगाल की कोलकाता राजधानी है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे यंत्र और मापक, तो यंत्र और मापक जब हम देखेंगे तो स्फिग्नोमीटर जैसे रक्तदाब है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, थर्मामीटर से तापमान, अमीटर से विद्युत धारा, ओडोमीटर से वाहन द्वारा चली गई दूरी, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण यंत्र हैं उनसे क्या नापा जाता है, क्या किस चीज़ की माप की जाती है, अभी हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा जब हम इकाई और मात्रक के बारे में देखते हैं तो इकाई यानी कौन सी चीज़ जो मापने की, जैसे हम कुछ बाट होते हैं या तौलने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो किस चीज़ का मापन करते हैं, किस चीज़ को मापते हैं, यह भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है रीजनिंग की दृष्टि से। तो इसके कुछ एग्जांपल जो हैं हमारे सामने से, विद्युत धारा जो है वो एम्पियर में नापी जाती है, ऊर्जा कार्य जो है वह जूल से मापा जाता है, ताप जो है वो केल्विन में मापा जाता है, दाब जो है पास्कल में मापा जाता है, शक्ति जो है वाट में मापी जाती है, प्रतिरोध ओम, बल जो है न्यूटन से, और आयतन लीटर में मापा जाता है। इसी तरीके से हम अगर आगे देखें तो रीजनिंग की दृष्टि से हमें समानार्थी शब्द वगैरह भी याद करने होते हैं। समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, जैसे अनुमान करना तो कल्पना करना लगभग एक ही चीज़ है। अमृत मधु को भी अमृत कहते हैं। अनबन खटपट होना एक ही चीज़ है। अजनबी अपरिचित भी एक ही चीज़। उहापोह असमंजस और ईर्ष्या द्वेष दोनों लगभग सेम है, अर्थात यह तो हो गया समानार्थी शब्द, एक ही अर्थ, समान अर्थ जो देते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ विपरीत अर्थ देने वाले शब्द भी हम देख लेते हैं। तो विपरीत अर्थ अर्थात विलोम शब्द, तो विलोम की दृष्टि से जब हम लोग देखते हैं तो विलोम शब्द जैसे शांति का अशांति हो गया, शोक का हर्ष हो गया, सार्थक का निरर्थक हो गया, हार का जीत हो गया, नादान का समझदार और सन्यासी का गृहस्थ हो गया। तो यह विपरीतार्थक शब्द अर्थात उल्टा अर्थ देते हैं। सीधा अर्थ जो देते हैं वो समान अर्थ में आते हैं, जो उल्टा अर्थ देते हैं एक दूसरे को वह यहाँ आता है। उसके अलावा हम देखते हैं वस्तु, जानवर और उनके रखने के स्थान हैं। तो वस्तु जैसे या जानवर, जैसे जानवर है तो चिड़ियाघर में रखा जाता है। उसके अलावा जंगल भी अगर यहाँ पे चिड़ियाघर की जगह पे होता सही हो सकता था। हवाई जहाज़ जो हैंगर कहा जाता है, जहाँ पे वह हवाई जहाज़ खड़े होते हैं। मछलियाँ एक्वेरियम में होती हैं। उसके अलावा मछलियाँ तालाब में भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे तालाब होता तब भी सही था। मधुमक्खियाँ एपियरी में पाली जाती हैं। चिड़ियाँ जो है चिड़िया खाने में होती हैं। कपड़े अलमारी में रखे जाते हैं। तो इस तरीके से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर यह जीएस की दृष्टि से आपको काफ़ी चीज़ें अगर पता हैं, जैसे देश हैं, उनके महाद्वीप, व्यक्ति कौन से औजार यूज़ करते हैं,
जैसे बढ़ई है तो उसका कोई औजार दे दिया, जैसे टीचर है तो उसका चाक या बोर्ड और इन चीज़ों से संबंध होता है। देशों में संसद कौन सी है, जैसे हमारे यहाँ की संसद जो है उसे संसद बोलते हैं, जापान की संसद को डाइट बोलते हैं। तो इसी तरीके से विभिन्न देशों की संसद का नाम क्या है। उसके अलावा औजार जो है कार्य क्या, कौन सा कार्य होता है उन औजारों से, व्यक्ति कौन सा व्यक्ति कहाँ निवास करता है, जैसे इग्लू वाले घर कहाँ बनते हैं, जैसे देश है उस देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, अगर कोई देश है उसका राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, जंतु कौन से संघ में बायो में। जब हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के जंतु जो होते हैं वो विशेष प्रकार के किसी संघ में आते हैं। विज्ञान जो है उसका अध्ययन क्षेत्र का है। और उसके अलावा क्रांति जो है कोई जैसे हरित क्रांति है तो वह किस उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, पीली क्रांति। तो यह विभिन्न क्रांतियाँ जो हैं ये किस विशेष चीज़ के उत्पादन से संबंधित है। कोई जंतु है तो वह कैसी आवाज़ करता है, जैसे कुत्ता है तो वह भौं भौं करेगा, बिल्ली है तो वह म्याऊं म्याऊं करेगी। तो इस तरीके से जंतु और उसकी आवाज़ में होता है संबंध। जंतु के बच्चे का नाम क्या होता है, जैसे गाय के उसको बछड़ा कहते हैं बच्चे को। तो इसी तरीके से ये विभिन्न चीज़ें हैं। जैसे देश और नदी में संबंध, कौन सी नदी किस देश में है, जैसे मान लिया गंगा दे दिया तो भारत से संबंध रखता है। और उसके अलावा कई जैसे सांगपो नदी दे दिया तो वह कहाँ से संबंधित है। देश और जनजाति, कौन से देश में कौन सी जनजाति पाई जाती है। देश और बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह कौन से देश में है। देश और स्थल, तो वह यह जो सारी चीज़ें हैं यह लगभग हमारे जीएस से भी संबंधित। अगर आप जनरल नॉलेज अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से इन चीज़ों का आंसर दे सकते हैं। या कुछ वैसी चीज़ें हैं जिनका संबंध जनरल नॉलेज से भी संबंध रखता है। फ़िलहाल इसके लिए आप जीएस पढ़ते रहिए। एकदम से तो इतनी सारी चीज़ें याद नहीं की जा सकती, लेकिन मैंने जितनी चीज़ें बताई हमारे आने वाले जो चैप्टर्स हैं इन सारे चैप्टर्स में इन चीज़ों का यूज़ होता रहेगा। तो अब जब शुरू करेंगे तब हम लोग सबसे पहले हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे और उस कॉन्सेप्ट के बाद उनसे लगते हुए जितने क्वेश्चन हैं उस तरीके से वो सारे हल करेंगे। क्वेश्चन हल करने के बाद देखेंगे कि आप उस चैप्टर को पूरी तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।